नमस्कार। आज मैं आपके सामने कल जो मैंने भाग एक में राजस्थान के जयपुर की घटना बताई थी उसके आगे का हिस्सा यानी भाग दो यानी पार्ट टू यानी फाइनल पार्ट आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि तारीख थी 7 जनवरी 2020। जयपुर का प्रताप नगर थाना था। सेक्टर 26 यूनिक टावर के आई ब्लॉक के फ्लैट नंबर 103 में शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक मेड ने हल्ला मचाया। पड़ोसी इकट्ठा हुए, पूरे टावर के तमाम फ्लैट्स के लोग बाहर आ गए। पुलिस को खबर हुई और पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। बताया गया कि ये फ्लैट है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के जीएम के मैनेजर रोहित तिवारी का, और इसके भीतर उनकी पत्नी श्वेता तिवारी की लहूलुहान लाश पड़ी हुई है। पुलिस भी भीतर गई। उसने देखा कि महिला के सिर पे भारी वस्तु से प्रहार है, जगह जगह चोट है और गर्दन को चाकू से काटने का निशान है। पुलिस ने फौरन पति रोहित तिवारी को फ़ोन किया। वो भागते हुए आए और वहाँ भीतर घुसे। उन्होंने चारों तरफ फ्लैट में देखकर बताया कि फ्लैट से कोई चीज़ न निकाली गई है, न चुराई गई है, न लूटी गई है। और जो एफएसएल के लोग मौके पर पहुँचे थे, मौके पर जो प्रताप नगर थाने के थानाधिकारी और डीएसपी जो पहुँचे थे, उन लोगों ने भी देखकर बताया कि महिला के साथ किसी बदसलूकी के कोई निशान वहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर में चीखता हुआ रोहित तिवारी बाहर निकला कि मेरा बेटा कहाँ है। उसका 23 महीने का बेटा श्रेयम। उसने बताया कि साहब, मैं, मेरी पत्नी श्वेता और श्रेयम इस फ्लैट में रहते थे। श्रेयम का कोई पता नहीं लग रहा है। ये ज़्यादा गंभीर बात थी। तुरंत भीड़ और इकट्ठा हो गई कि 23 महीने का बेटा इसका वो आखिरकार कहाँ चला गया। माँ के साथ वो भी था। माँ की लाश है लेकिन बेटे का पता नहीं है। तभी ये बात करीब 5, साढ़े 5 या 6 बजे की रही होगी। करीब 1 घंटे बाद 7:30 8:30 बजे के आसपास एक फिरौती का मैसेज रोहित तिवारी के मोबाइल पर आया कि 30 लाख रुपए तैयार करके रखो, जल्दी ही तुमको बताया जाएगा कि तुम्हें ये पैसा कहाँ पहुँचाना है, और अगर नहीं दिया तो बच्चे की लाश तुम्हें मिल जाएगी। वो घबरा गया और उसने 30 लाख रुपए का इंतज़ाम करना शुरू किया। हर 2-3 घंटे बाद यही मैसेज उसके मोबाइल पर आते रहे। जब उसने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हो आगे, इसलिए अब हम तुम्हारे बेटे की लाश ही तुमको देंगे। ऐसा सुनकर वो घबरा गया और तुरंत पुलिस के पास गया। पुलिस को बताया कि साहब, ये मैसेज है और ये मैसेज हमको बार बार घटना के यानी मेरे पहुंचने के 1-1.5 घंटे बाद से ही आने शुरू हुए और अब तक आ रहे हैं। पुलिस ने फौरन वो नंबर नोट किया। नंबर पूछा तो पता लगा ये नंबर श्वेता तिवारी का था। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि बच्चे की किडनैपिंग हुई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। क्योंकि ये बड़ी सामान्य सी तकनीक है किडनैपिंग करने वालों की कि अगर जिसकी किडनैपिंग हुई है उसका मोबाइल है तो वो उसी के मोबाइल से सारी डील करते हैं, ताकि पुलिस बहुत ज़्यादा इससे उलझी रहे, आगे न बढ़ पाए। नया मोबाइल होगा, फिर मोबाइल के बारे में पता लगेगा कि कहाँ से लिया गया और किससे किससे इससे बात हुई है, या इस सेट पर दूसरा नंबर कब चढ़ा था, आईएमआई नंबर लगाया जाएगा, दुनिया भर की बातें। तो और अगर जिसकी किडनैपिंग हुई है उसी के नंबर से फ़ोन किया जाता है तो पुलिस वहीं तक अपने आप को सीमित रखती है। बहरहाल पुलिस ने पता करना शुरू किया। बात गंभीर हो रही थी और फिर कानपुर में जहाँ की श्वेता तिवारी रहने वाली थी, उसकी माँ माधुरी तिवारी और उसके पिता सुरेश तिवारी भी आ गए। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था क्योंकि उस सोसाइटी के ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब थे। किसी को आते जाते हुए वहाँ पर किसी ने नहीं देखा। अब इस बात से ज़्यादा परेशानी थी, इस बात से मतलब हत्या से ज़्यादा परेशानी थी कि उस बच्चे की किडनैपिंग
किसने की होगी। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, किसी छोटे बच्चे के साथ कोई अगर अपराध होता है, सब लोग उसको अपने से जोड़ कर देखते हैं। भीड़ इकट्ठा होने लगी, तमाम धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जब अंतिम संस्कार हुआ तो उसके पहले, यानी अगले दिन शाम को 5:30 बजे तक श्रीरेम की लाश भी उसी सोसाइटी के पीछे थोड़े से खाली स्थान पर सफ़ेद रंग के एक चद्दर में लिपटी हुई मिल गई। लाश मिलने के बाद भी रैंसम के वो मैसेज बराबर आते रहे। इसका मतलब ये था कि जो लोग रैंसम मांग रहे थे वो कोई और थे, मारने वाला कोई और था, या उनको ये पता नहीं कि पुलिस को लाश मिल गई है। बहरहाल तब तक इनके माँ बाप आ चुके थे और अगले दिन जब अंतिम संस्कार होना था तो माँ और बेटे दोनों की एक चिता में रखकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ा अजीब सा दृश्य तब हुआ जब माँ की गोद में बेटे को रखा गया और तब फिर पति ने उसको आग लगाई। बहरहाल पुलिस परेशान थी कि आखिर हुआ क्या है। अंतिम संस्कार करके आने के बाद पुलिस ने माँ बाप से पूछताछ शुरू की। माँ माधुरी तिवारी और सुरेश तिवारी ने यह बताया कि करीब 8 साल की इनकी 7 साल कुछ महीने की इनकी शादी हो चुकी है। शादी के समय से ही पति पत्नी में अनबन शुरू हुई। अनबन बहुत छोटी सी बात से शुरू हुई कि ये शादी कानपुर से होगी कि ये शादी दिल्ली से होगी। बीच की जगह गाज़ियाबाद तय की गई और गाज़ियाबाद से ये शादी हुई। बस इस बात को लेकर पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े शुरू हुए जो बड़े झगड़े का रूप ले लिया। इसमें माँ ने और पिता ने दोनों ने बताया कि झगड़ा आपस में इतना ज़्यादा हो गया कि 2012 में माधुरी श्वेता तिवारी अपने घर चली आई और लगभग साल भर वो अपने पति से अलग रही अपने मायके में। साल भर बाद फिर वो वापस गई। दूसरा ये बताया कि अभी इनका बच्चा 23 महीने का हुआ, यानी शादी के करीब 6-6.5 साल बाद ये बच्चा इनके पैदा हुआ था, जिसको लेकर श्वेता बहुत खुश थी और बच्चे के होने के बाद से ही दोनों के संबंध कुछ ठीक हो गए थे। अच्छा, इसी बीच में सवेरे जब इनके माँ बाप से बातचीत हुई और पुलिस को ये क्लू मिला कि पति पत्नी में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई। इसमें श्वेता और श्रेयम दोनों की मौत का एक ही समय था। पुलिस ने इसका अर्थ निकाल लिया तुरंत कि इसका मतलब अपहरण के बारे में बात करना, उसका रैंसम मांगना, ये सिर्फ एक ड्रामा था। बच्चे को भी माँ के साथ ही मार दिया गया था। पुलिस को डेविएट करने के लिए ये मैसेज कि 30 लाख तैयार रखो, यहाँ आओ वहाँ आओ, इस तरह की बातें बताई गई थी और पुलिस को साफ साफ लगा कि ये पूरी कहानी ही अपहरण की झूठी थी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रास्ता बनाया था। मैंने आपको बताया कि जिस दिन उसकी शाम को 5:30 बजे श्रेयम की डेड बॉडी मिल गई थी, उसके बाद से रात में 11 बजे तक, जब तक सोशल मीडिया पर टीवी में ये खबर नहीं चल गई, तब तक वो मैसेज आते रहे और इससे पुलिस ने ये अर्थ लगाया कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। एक का काम सिर्फ रैंसम डिमांड करना और फिर दूसरे का काम जो उसने किया था। इस बीच में शुरुआत से जब मैंने बताया कि पुलिस कमिश्नर श्री आनंद श्रीवास्तव थे और उन्होंने मौके पर पहुंचने वाले, पहले उसको देखने वाले, उसकी जो पंचनामा करने वाले सब इंस्पेक्टर्स साथ में गए और जो फोर्स के लोग थे, इन सब से अपनी टीम से अलग अलग बात कराई। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि भूपेंद्र सिंह राठौर जो आदर्श नगर के एसीपी थे, उनके नेतृत्व में ये टीम बनाई गई और उनसे ही कहा गया कि जो जो लोग सबसे पहले पहुंचे थे उनसे बात की जाए। एसीपी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने एक बहुत विचित्र बात बताई। उन्होंने ये बताया कि जब वहाँ पर जब पुलिस वाले सब पहुँच गए थे,
प्रभारी निरीक्षक पहुंच गए थे। और जब सबसे पहले भीतर आया रोहित तिवारी, यानी मृतक महिला श्वेता तिवारी का पति, तो उसने लाश की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी श्वेता। फिर वहां से भीतर की तरफ गया, फिर वापस आया, फिर उसके पास खड़े होकर कहा, आई एम सॉरी श्वेता। पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि जिसकी पत्नी वहां मरी पड़ी है, जिसके सर पर जख्म है और जिसकी क्लियर तौर पर, जिसकी साफ तौर पर हत्या की गई है, उससे सॉरी कहने का क्या मतलब है। इसके बाद एक एक करके उस समय मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने ये बताया कि शुरू से ही जिस समय से रोहित आया था, वो उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, असामान्य व्यवहार कर रहा था। और उस समय भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आखिर वो किस तरह से किस लिए अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा है, अपनी मृत पत्नी से माफ़ी मांग रहा है। और शुरुआत से ही वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसने ये कभी नहीं पूछा कि यह हत्या किसने की है, जांच कहाँ तक पहुंची, पुलिस ने क्या पता लगाया, कभी नहीं पहुंचा। वो केवल अपने बेटे के अपहरण की बातें करने लगा कि साहब बेटा कहाँ गया, देखिए ये भी फिर मैसेज आ गया, साहब देखिए ये फिर मैसेज आ गया, आप लोग क्यों नहीं इसका पता करते हैं कि मेरा बेटा कहाँ था। लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों का ये कहना था कि ये उसका जेन्युइन कंसर्न कम और नाटक ज़्यादा लग रहा था, कि वो बच्चे के बारे में बार बार पूछ रहा था। इतनी सब बातें सुन के फिर पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को ये लगा कि अब शक की सुई पति रोहित तिवारी की तरफ जा रही है। लेकिन जब उन लोगों ने, मैंने पहले भाग में ये बताया था कि जब ऑफिस के सीसीटीवी देखे गए, ऑफिस आने जाने के, तो वो पूरे दिन ऑफिस में था, समय से पहुंचा था। और उस समय जब इसको बताया गया था, उस समय तेजी से भाग के बाहर आता हुआ दिखाई दिया था। फिर ये समझ में आया कि मौके पर तो रोहित नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऑफिस के सारे लोगों ने बताया कि हाँ साहब, और बल्कि ये भी बताया कि उस दिन रोज की अपेक्षा ज़्यादा काम किया था रोहित ने, कई मीटिंग्स और कई सेमिनार्स भी उसने अटेंड किए थे। तो फिर इसका मतलब कोई दूसरा आदमी था जिसने रोहित की इस काम में मदद की होगी। बहरहाल वो टीम जो रोहित के ऑफिस की जांच कर रही थी, वो टीम जो घर और कॉलोनी की सीसीटीवी की फुटेज की जांच कर रही थी, वो दोनों एक दूसरे से जो जानकारी मिल रही थी उसको साझा करके और फिर आगे की रणनीति बता रहे थे। पुष्पेंद्र सिंह राठौर बताते हैं कि गेट पर लगे हुए सीसीटीवी में कोई भी व्यक्ति बच्चे को लेकर बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। और इसी बीच जब कई बार दूसरी टीम जो उस टावर पे, यूनिक टावर पे बार बार एविडेंस की तलाश कर रही थी, उस समय पुलिस के लोगों ने देखा कि रोहित के पड़ोस का फ्लैट, रोहित का फ्लैट था 103 और पड़ोस का फ्लैट था 102, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई पड़ा। पड़ोसी राजस्थान से बाहर गए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने उनका नंबर लेकर उनसे मदद मांगी और उन्होंने परमिशन दी। तो उनकी परमिशन के बाद बालकनी से खिड़की तोड़कर कैमरे की डीवीआर बाहर निकाली गई। इस कैमरे की दिशा फ्लैट की सीढ़ियों की तरफ की हुई थी, मतलब फ्लैट की सीढ़ियों की फुटेज वो कैमरा कैप्चर कर रहा था। इसमें एक व्यक्ति बच्चे को कपड़े में लपेट कर बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ा। ये पहली लीड थी, ये पहला क्लू था, ये पहला एविडेंस था जिसके सहारे पुलिस आगे बढ़ सकती थी। पुलिस को और भी महत्वपूर्ण सुराग लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये फुटेज था जिसमें सफ़ेद चद्दर में बच्चे को लपेट कर वो आदमी बाहर निकलता हुआ फ्लैट से दिख रहा था। पुलिस ने रोहित से इस व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये कौन आदमी है। रोहित ने बताया कि ये उसका दोस्त सौरभ जाट उर्फ राजकुमार है, जो मूल रूप से आगरा का रहने वाला है और यहाँ जयपुर में सांगानेर इलाके में रहता है। इसने ये बताया। एसीपी को फ्लैट के ऊपर रहने वाली, ऊपरी मंजिल में रहने वाली एक महिला ने बताया
कि उसके कैमरे में कुछ आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई हैं। उसको रीप्ले करके सुना गया तो उसमें श्वेता तिवारी और श्रेयम दोनों के चीखने की आवाज़ें कैद हुई थीं। पुलिस ने सौरभ का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिया और जब उससे ये पूछा गया, क्योंकि वो जो फुटेज थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, ये तो जो हमेशा देखने वाला है वो तो उसकी चाल ढाल हाइट इन सब से पता लगा लेगा, लेकिन शक्ल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी और ये भी लग रहा था कि संभवतः वो अपनी शक्ल कहीं कैद न हो किसी कमरे में, पूरा सिर झुका कर आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने रोहित से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि ये सौरभ है? उसने कहा, साहब ये एकदम अलग तरह के जूते पहनता है, जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, और उसका ब्रांड भी उसने बताया किस ब्रांड की पहनता है, मैं जूतों से उसकी पहचान कर रहा हूँ। तो पुलिस ने फ़ोन सर्विलांस पर लिए, सौरभ जाट का भी और बाकी फ़ोन भी। इससे उसके यूनिक टावर में आने की पुष्टि हो गई कि वो यूनिक टावर आया था। जांच के दौरान सौरभ और श्वेता के चोरी हुए मोबाइल, क्योंकि उस समय मौके पर जब मोबाइल के बारे में पूछा गया तो रोहित तिवारी ने चारों तरफ ढूंढ के ये बताया कि श्वेता का मोबाइल घर में नहीं है और वो हमेशा मोबाइल साथ में ही रखती है। तो उन दोनों मोबाइल के लोकेशन साथ साथ दिखाई दिए। आरोपी जिन अलग अलग जगहों से फिरौती के लिए कॉल और मैसेज कर रहा था, वहाँ भी दोनों मोबाइल एक साथ एक्टिव थे। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो ये सब कुछ करने वाला इसका दोस्त सौरभ ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी में कैद उसके जूतों से हुई थी। जब पुलिस ने उसे सांगानेर से पकड़ा तो उसके घर में वही जूते बरामद हुए जिन जूतों को पहनकर वो बच्चे का शव लेकर सीढ़ी से नीचे उतरा था फ्लैट से निकलते समय। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने श्वेता का मोबाइल अपने घर के फिश एक्वेरियम में छिपा रखा था, यानी सौरभ ने अपने घर में जो उसके फिश एक्वेरियम था उसमें उस मोबाइल को छिपा रखा था और पुलिस ने वो मोबाइल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में फिर सौरभ ने ये बताया कि श्रेयम के शव को सोसाइटी के पीछे खाली पड़ी जगह पर खोद कर गाड़ने का प्लान था। ये ओरिजिनल प्लान हम लोगों ने बनाया था। सीसीटीवी कैमरे को अवॉइड करने के लिए भीतर भीतर गए हुए रास्ते से वो सोसाइटी के पीछे पहुंचता और वहीं पर उसे खोद के गाड़ देता। सीढ़ियों के नीचे उसे खुरपी और फावड़ा ये दोनों रखे हुए दिख गए थे पहले ही, जब उसने रैकी की थी और जब उसने ये देखा था कि उसे क्या क्या करना है। लेकिन मारने के बाद वो उसे वहीं छोड़कर चला गया, क्योंकि उस समय दिन था, उस समय रोशनी बहुत थी और एक आध घंटे बाद जब अंधेरा हो जाता तब उसका प्लान था कि रात में 9 बजे के बाद आकर वहाँ से फावड़ा उठाकर उस खाली ज़मीन में गड्ढा खोदकर उस बच्चे को, 23 महीने के उस बच्चे को वहीं पर गाड़ देंगे। लेकिन जब वो आया करीब अंधेरा होने के बाद 8 बजे के आसपास, तो पूरी कॉलोनी में पुलिस ही पुलिस थी और वो तब घबरा के वहाँ से चला गया। इसलिए उसको मौका नहीं मिला और वो अपनी योजना को पूरी नहीं कर पाया। और दूसरी अड़चन ये हुई कि अगले दिन ही उसका शव पुलिस को मिल गया। अगर एक आध दिन का और डिले होता तो फिर रात में उसका डिस्पोजल करने की उसकी योजना थी। दोनों से बातचीत करने के बाद रोहित और सौरभ से ये समझ में आया कि ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे। ये दोनों एक साथ बैठकर शराब पीते थे। होटल फ्लाई व्यू के वेटर ने इसका कंफर्मेशन दिया कि वो लगभग हर दूसरे दिन एक साथ इकट्ठा होकर बैठकर शराब पिया करते थे और बताया गया कि इसी मीटिंग के दरमियान रोहित ने सौरभ से कहा कि मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिलाओ, और तभी उसने बताया कि अब मेरी शादी के 7 साल हो गए हैं, दहेज हत्या वाला बवाल मैं नहीं पाल सकता था, इसलिए कुछ करो ऐसा कि मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा मिल जाए।
और वहीं होटल फ्लाई व्यू में उस दिन उसके बैग में, उसके पर्स में, उसके वॉलेट में 10,000 रुपये थे। उसने निकाल कर दिए सौरभ को कि ये तुम पैसे रख लो। ये कोई जिसको वो कहते हैं ना कि कोई ये पेशगी नहीं है या कोई सुपारी नहीं है, ये सिर्फ तुम एक काम करने जा रहे हो उसका नेग है। तुम इसे रख लो, हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ तुम्हारे हिसाब से तुम्हें खरीदने की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने पैसे से मत खरीदना, मेरे इसी पैसे से खरीद लेना। पुलिस के अनुसार रोहित ने श्वेता की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी और उसने पूछताछ में ये भी बताया था कि हम 7 साल से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब 7 साल पूरे हों और कब मैं श्वेता की हत्या करूं, क्योंकि वो दहेज हत्या वाले विवाद में नहीं पड़ना चाहता था और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। पुष्पेंद्र सिंह, एसीपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर कहते हैं कि रोहित मर्डर के बाद दोबारा शादी करके नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। आईवीएफ से जो बच्चा हुआ था उसको उसको वो अपना बच्चा नहीं मानता था। ये बार बार वो जब भी बैठ के शराब पीता था सौरभ के साथ तो ये कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरे मन में इसके लिए कतई प्यार नहीं है, मेरे मन में इसके लिए कोई लगाव नहीं है। इसके लिए लगाव श्वेता को होगा क्योंकि 9 महीने उसने इसे अपने पेट में पाला है, तो उसको लगाव होगा। चूँकि आईवीएफ से हुआ है इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि ये मेरा बच्चा होगा या मेरा कोई भी अंश इसमें होगा। शादी के बाद उसे कोई परेशानी न हो, इस बच्चे की वजह से नई पत्नी के साथ या नई जिंदगी में कोई रोड़ा न बने, इसलिए ये पहले ही तय हुआ था कि जब भी श्वेता को मारा जाएगा उसी समय श्रेयम की भी हत्या की जाएगी। वारदात के 4 दिन बाद पुलिस कमिश्नर ने इस वारदात का खुलासा किया। सुनकर सभी लोग दंग रह गए कि पूरे डबल मर्डर का जो प्लान किया था, मास्टरमाइंड था, वो उसका पति रोहित तिवारी ही था। रोहित ने ही सौरभ को वो सुपारी का एडवांस वो नहीं था जैसा उसने बयान में बताया कि शुभ शुभ के लिए वो 10,000 रुपये दिए थे कि जाओ विजयी भव, तुमको ये हम नेक दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो पुलिस ने फिर जब दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी कहानी सामने आ गई और उसी में पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया कि पुलिस थोड़ा सा उलझे और इस बीच में ये बच्चे के शव को दफना दें, इसलिए उसने अपहरण की ये फर्जी कहानी की मैसेज देता रहा ताकि पुलिस दूसरी दिशा में काम करने लगे और इसी बीच में मौका मिल जाए तो सौरभ उसको खोद के वहीं गाड़ देगा और कभी इस बच्चे का पता भी नहीं लगेगा। प्लानिंग के तहत उसने अपने ऑफिस के भीतर के कैमरे जहां वो काम करता है वो खराब कर दिए थे रोहित ने, कि उसको उस कैमरे में ये ना दिखाई पड़े कि कितनी बार फ़ोन अटेंड किया, किसका फ़ोन अटेंड किया, उससे कोरिलेट न कर दिया जाए सौरभ के फ़ोन से। तो इसलिए उसने वो फ़ोन ऑफ कर दिए थे, वो फ़ोन ख़राब कर दिए थे। और वारदात के दिन रोहित ऑफिस में आम दिनों से ज़्यादा व्यस्त था। उसके ऑफिस में एक पार्टी हुई थी, उसमें देर से आने के लिए उसने क्षमा भी सबसे मांगी थी कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि अमूमन वो ऐसा नहीं करता है, वो ज़रूर दिन में खाना खा लेता है। आगे बताते हुए कहा कि भाई तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, वो बहुत ऊंचे पद पर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वो मैनेजर है, तुम भी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, ये क्या पड़ी थी तुमको कि तुम उसकी पत्नी की हत्या करने के लिए राजी हो गए। तब सौरभ ने बताया कि देखिए हम लोगों की जो बात हुई थी वो एक डील हुई थी, मैं भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, मैं भी अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो ये तय हुआ कि पहले सौरभ उसकी श्वेता की यानी रोहित की पत्नी को रास्ते से हटाएगा और फिर जब कुछ सामान्य हो जाएगा तो फिर रोहित सौरभ की पत्नी को उसके रास्ते से हटा देगा। यानी
तुम हमारी पत्नी को मारोगे, हम तुम्हारी पत्नी को मारेंगे। ये डील तय हुई थी और इसी डील के तहत उसने, जैसे वो कहते हैं ना कि स्वेच्छा से और पूरे मन से श्वेता की हत्या की थी। वारदात के दिन रोहित के फ्लैट पे क्या हुआ था इसकी भी डिटेल पुलिस जानना चाहती थी, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सौरभ का रोहित के घर आना जाना था। श्वेता भी उससे भली भांति परिचित थी, इसलिए जब कॉल बेल बजी और सौरभ घर पे पहुंचा तो श्वेता ने उसका वेलकम किया, बिठाया, उसे चाय पिलाई, उसे नाश्ता बना के खिलाया और उसके साथ हॉल में बैठ गई। इस बीच सौरभ ने कहा, मैंने नोटिस किया कि वो फ़ोन पर किसी काम में उलझी हुई है। वो उठकर किचन तक गया। ये सोच के गया था कि अगर श्वेता पूछेगी कहाँ तो मैं कह दूंगा पानी लेने फ्रिज से पानी लेने जा रहा हूँ। और वो ऐसा करता रहता था, कभी किसी ने टोका टाकी नहीं की थी। वो गया और चुपचाप वो खल मूसल वाला जो खल होता है, जो लोहे का होता है, सॉलिड होता है, उसको उठा लाया और पीछे उसको हाथ में पीछे छिपा कर ले आया। आकर उसने देखा कि वो अभी भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो उसने उस खल से भरपूर वार उसके सिर पर कर दिया और सिर पर एक वार करने से ही उसका सिर खुल गया, उससे ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन फिर भी उसको ये लगा कि ऐसा ना हो ये जिंदा हो जाए। फिर वो किचन से चाकू ले आया और उसकी गर्दन पर कई बार चाकुओं से वार करके और उसकी ये इंश्योर कर लिया कि ये जिंदा न रहे। और फिर तुरंत ही श्रेयम उस समय सो रहा था और सोते हुए उसके सिर पर हमला करके सौरभ ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद सौरभ श्रेयम का शव सफ़ेद तौलिए में लपेटकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और पास के खाली पड़ी जगह में फेंक दिया। अपने चेहरे को थोड़ा छिपाते हुए वो मेन गेट से बाहर निकल गया। इसीलिए बाहर निकलने वाले सीसीटीवी में न वो दिखाई पड़ा, न बच्चे को ले जाता हुआ कोई दिखाई पड़ा। इसने और उसके पहले उसने फ्लैट में फैले हुए खून को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया था और उस मूसली को टॉयलेट के भीतर डाल दिया था। टॉयलेट के भीतर मतलब जो उसका सिस्टर्न होता है जिसमें पानी भरा हो जाता है फ्लैश वाला, उसके भीतर खोल के, ढक्कन को खोल के उसमें डाल दिया था। रोहित के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया। जब पुलिस ने इसकी मोबाइल गैलरी देखी तो उसमें एक फ़ोटो अखबार की न्यूज़ उसे मिली। इस न्यूज़ का शीर्षक था, डिप्रेशन में पीड़ित शख्स ने पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की। ये कोई कहीं और दूसरी जगह की ये न्यूज़ थी। जब पुलिस ने इसकी डिटेल में जांच की तो पता लगा कि ये रोहित ने ये इमेज 22 दिसंबर 2019 को सेव की थी। पुलिस ने इसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया कि ये वारदात से सिर्फ 15 दिन पहले की है और इससे आरोपी की मंशा साबित होती है कि इसकी मंशा पहले से ही अपनी पत्नी की हत्या करने की थी। प्रताप नगर पुलिस ने बताया कि कुछ समय बाद कोर्ट ने साजिशकर्ता रोहित तिवारी को जमानत दे दी, लेकिन सौरभ उर्फ राजकुमार अभी भी जेल में है। कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है। आज की घटना देखिए, आज एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बहुत सामान्य सी बात हो गई है आजकल समाज में, और अपराध में पत्नी ने पति की या पति ने पत्नी की हत्या करने के रोज कोई न कोई मामला सामने आता है। पत्नी से विवाद हुआ करता था, पर पत्नी की हत्या करने का समय पहले से ही पति ने डिसाइड कर लिया था। कितनी लंबी और कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी कि जब हमारी शादी के 7 साल बीत जाएंगे तब हम इसको अपने रास्ते से हटाएंगे, और या यूं कहें कि तब हम इसकी हत्या करेंगे ताकि ये दहेज हत्या या डाउरी डेथ में कवर ना हो। क्योंकि डाउरी डेथ यानी उस ज़माने में आईपीसी में 304B जिसका सेक्शन था, उसका कानून, जो उसके प्राविधान हैं और जो उसमें की जाने वाली कार्रवाई है, दोनों ही बहुत सख्त हैं। इसलिए वो इससे बचना चाहता है। उस एक ही डेफिनेशन में 304B की जो लिखा हुआ है कि एनी अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो ये उसके दिमाग में था कि 7 साल पूरा होने के बाद ही हम अपना काम करेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी 304B में है कि उसमें प्रूव करने का ओनस एक्यूज पर शिफ्टेड होता है
कि एक्यूज़ ये साबित करे कि नहीं वो उसने ये अपराध नहीं किया है या वो इनोसेंट है। एक तो ये उसने प्लान कर रखा था। दूसरा उसके दिमाग में ये था कि बेटा जो है वो आईवीएफ से हुआ है और आईवीएफ से पैदा हुए इस बच्चे को वो अपना मानने को किसी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। देखिए कितनी विचित्र बात है। इतनी विचित्र है कि लोगों को जो सड़क पर पड़े हुए बच्चे मिलते हैं, लावारिस बच्चे मिलते हैं, लोग उनको सीने से लगा के और अपने, अगर उनके अपने बच्चे होते उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, उनसे एकदम दिली लगाव रखते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उनके साथ जीते हैं, मरते हैं। और तो छोड़ दीजिए, जो अनाथालय से ले आते हैं और अडॉप्ट करके ले आते हैं, उनको भी जान से ज़्यादा छिड़क कर जान जान छिड़क कर उन्हें प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और ये तो उसकी पत्नी के पेट से जना हुआ बच्चा था, लेकिन फिर भी उसे चूंकि घृणा करता था, वो घृणा की सारी पराकाष्ठा पार कर चुका था, इसलिए उसे वो अपना बच्चा मानने को तैयार नहीं था और इसीलिए उसने 23 माह के उस बच्चे को भी मार दिया। घृणा की श्रेणी इतनी गजब थी उसकी अपनी पत्नी के प्रति, इतना घृणा थी कि उसके अंदर बच्चे के प्रति मोह का कोई भाव ही नहीं आया, कभी नहीं आया, बल्कि उसके अंदर निर्दयी भाव उसके मन में समा गया था अपने ही बच्चे के प्रति। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि उसको सौरभ का साथ मिल गया। सौरभ की भी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी और वो भी अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। और 10,000 रुपये रोहित ने जो उसको दिए वो कोई सुपारी नहीं है। ऐसी इतने जघन्य काम के लिए, इतने बड़े काम के लिए, दोस्त की पत्नी की हत्या करने के लिए 10,000 की सुपारी नहीं है। उनके बीच में डील हुई थी और वो बतौर नेग कि तुम हमारा काम शुरू करो, ये तुमको हम बतौर नेग 10,000 रुपये दे रहे हैं। काम क्या था कि पहले तुम मेरी पत्नी की हत्या करो और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम तुम्हारी पत्नी की हत्या कर देंगे। ये चीज़ जो सौरभ और रोहित, उन दोनों को एक ही परेशानी थी, दोनों को अपनी अपनी पत्नियों से परेशानी थी और दोनों ही अपनी पत्नियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। और यही कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। यदि दो पति अपनी पत्नियों से परेशान हैं और अचानक वो दोनों पति नज़दीक होते हैं तो अनहोनी होनी ही है, जरूर कोई न कोई अनहोनी होगी। दो पत्नियां, दूसरी सिचुएशन है कि दो पत्नियां अगर अपने अपने पतियों से परेशान हैं तो वो तुरंत 1 और 1 11 हो जाएंगी और तब भी कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी। तीसरा और अनहोनी का रास्ता, जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मजबूत सा अनहोनी का रास्ता तैयार करता है। वो ये है कि एक पति अपनी पत्नी से परेशान है और दूसरी पत्नी अपने पति से परेशान है। तो ऐसी पत्नी और ऐसा पति अगर किसी वजह से नज़दीक आ जाएं, एक अपने पति से परेशान है और महिला और पुरुष अपनी पत्नी से परेशान है, तो ऐसे महिला और पुरुष अगर एक साथ आ जाएं तो हर हाल में कोई न कोई घटना घटित होगी। इस बारे में मैं आपको बहुत ढेर सारी अपराध की जो वारदातें हैं वो बता चुका हूँ कि अगर ऐसे दो लोग नज़दीक हो जाएं तो उनके बलशाली होने में, या यूं कह लें कि उनके फिर वो बहुत अधिक घातक हो जाते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। या तो छुटकारा दिला देंगे, जो अपने पति से नाराज़ है पति को रास्ते से हटा देंगे, या फिर कोई अपनी पत्नी से नाराज़ है तो पत्नी को रास्ते से हटा देंगे, ताकि वो दोनों आराम से रह सकें। दोनों जिनसे जिनसे परेशान हैं दोनों को अपने अपने रास्ते से हटा दिया जाए और फिर दोनों आराम से रह सकें। इसलिए किसी के घर आने जाने वाले, किसी के घर और अचानक बहुत नज़दीक होने वाले, अगर दोस्ती और प्रगाढ़ हो रही है तो ऐसे लोग ये जरूर देख लेना चाहिए कि इन दोस्ती के प्रगाढ़ होने के पीछे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। पता लगा दो महिलाएं बहुत
एक साथ घूमने लगी, अचानक बहुत दोस्ती हो गई और ये भी पता लगा कि दोनों अपने अपने पतियों से झगड़ा करती हैं या परेशान रहती हैं, और परेशानी की हद इस तरह है कि दोनों अपने अपने पतियों से छुटकारा पाना चाहती हैं। तो ऐसे किसी दो लोग जो किसी वजह से जिनकी दोस्ती के पीछे एक कॉमन कारण हो, तो सतर्क हो जाना चाहिए, फौरन सतर्क हो जाना चाहिए, वरना 1 और 1 11 होने में कतई वक्त नहीं लगेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।